So hello student, today we will start papaya crop. तो सबसे पहले देखेंगे वॉट निकलना है कैरिका पपाया। और इसकी अगर फैमिली की बात करें तो कैरिकेशी एंड ओरिजिन ये देखो ट्रॉपिकल क्लाइमेट का प्लांट है, तो जिसे ट्रॉपिकल अमेरिका हो गया इसका। और उसके बाद में ये पॉलीगैम्स प्लांट है, इट्स मेन पॉलीगैम्स में। तो आपको पता है कि पॉलीगैम्स का मतलब ये है कि इसमें तीनों तरह के फ्लोर पाए जाएंगे। अब तीन तरह के फ्लोर मिलते हैं मोस्टली, जिसमें जैसे पहला अगर बात करें तो मोनोसियस हो गया, एंड सेकंड आपका डायोसियस हो गया, और ट्रिपल अगर बात करें तो बाइसेक्सुअल बोलते हैं इसको, या फिर हम बोल सकते हैं हर्मोफिरोडाइट। इसी को हर्मोफिरोडाइट भी बोल सकते हैं। तो अगर हम बात करें तीनों का मतलब क्या हो गया, अब इनमें देखो ये हिंदी के वर्ड और इंग्लिश के वर्ड है, इनमें बहुत बार कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देती हूँ। सबसे पहले हम ये से मान के चलाएंगे। अब पहला हम देखते हैं मोनोसियस। तो मोनोसियस का मीनिंग क्या है, जैसे पपाया आपका डायोसियस है, और वैसे पॉलीगैम्स ही बोलते हैं पर मोस्टली ऑफ डायोसियस रहता है ये। अगर बात मोनोसियस की जाए तो इसके अंदर हाँ मोनोसियस, तो हिंदी में इसको बोलते हैं द्विलिंगाश्री, मतलब दो लिंग को आश्रय देने वाला, है ना। तो उसके अंदर मेल आपका फ्लोर भी रहेगा और फीमेल भी रहेगा, ठीक है। तो जैसे एक प्लांट है और इसके अंदर यहाँ पे मेल फ्लोर है और इसके साथ साथ में फीमेल फ्लावर्स भी लगे हुए हैं। तो ये जो पोजीशन है अलग अलग, ठीक है, एक ही प्लांट के ऊपर है अलग अलग, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, मोनोसियस, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हैं द्विलिंगाश्री। तो इसका मतलब ये रहे दो लिंग को आश्रय देने वाला, ठीक है, इसको मतलब बोलते हैं। तो हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूज रह जाते हैं स्टूडेंट्स, बट बाकी ये इजी है इंग्लिश की वजह से पढ़े तो। अब दूसरा अपना रहता है डायोसियस, ठीक है। तो डायोसियस का मतलब क्या है, जैसे प्लांट हो गए, एक प्लांट अगर है यहाँ पे, अगर मेल फ्लावर्स है ना, तो इस पर फीमेल नहीं होगा, और सेकेंडली में अगर फीमेल है तो यहाँ पे क्या है, मेल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दोनों फ्लावर की पोजीशन क्या है, डिफरेंट प्लांट पे है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक लिंगाश्री, मतलब ओनली एक ही लिंग को क्या करेगा, ये आश्रय देगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डायोसियस। आपका जो डेट पाम है एंड पपाया दोनों ही किसके अंदर है, डायोसियस में। और मोनोसियस का एग्जाम्पल क्या है आपका, एक तो मेज है और एक आपने देखा होगा परमिलेट है, ठीक है। और इनमें भी यही रहता है, प्रोटोगाइनी और प्रोटो एंड्री। प्रोटो एंड्री मतलब जो भी फीमेल पार्ट, एंड्री अगर यहाँ जहाँ पे भी आप क्या है तो ये समझ के चलो फीमेल से रिलेटेड है, ठीक है। तो फीमेल पार्ट जो है पहले मेच्योर हो सकता है प्रोटोगाइनी में, और जो फीमेल पार्ट है बाद में रहेगा, और जो भी आपका पोलन वगैरह है वो पहले मेच्योर हो जाएंगे। उसके बाद में फिर आता है हर्मोफेरोडाइट। अब देखो दोनों में ही है, हर्मोफेरोडाइट का मतलब ये रहेगा आपका बाइसेक्सुअल, मतलब द्विलिंग, इसको उभयलिंगी बोलते हैं, ठीक है। तो उभयलिंगी के अंदर क्या है, एक फ्लोर है और इसके अंदर ही आपका ये मेल पोर्शन भी रहेगा और फीमेल भी रहेगा, मतलब ओवरी वगैरह स्टेमन स्टिग्मा सारे यहीं पे रहेंगे, ठीक है। और यहीं इसी फ्लोर के अंदर आपको कौन सा पार्ट देखने को मिलेगा, जो भी जेनेटिकल पार्ट आपको मेल का वो भी देखने को मिलेगा, पोलन भी यहीं रहेंगे इसके, और स्टाइल यही भी, ये पार्ट भी यहीं पे मिलेंगे। दोनों जो पार्ट है मेल एंड फीमेल एक ही फ्लोर के अंदर है, तो इसको हर्मोफिरोडाइट बोलेंगे, ठीक है। पपाया इन तीनों पपाया के अंदर ये ज़्यादातर डायोसियस रहता है, पर ये तीनों ही मिलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया है, एक पॉलीगेम्स। बहुत ही लिस्ट वेराइटीज के अंदर मिलता है पॉलीगेम्स वाली जो ये है, बट इसके अंदर भी है, ठीक है। इसके अंदर एक पेपेन पाया जाता है, और पेपेन के अंदर प्रोटीन पूछा जाए तो 72.2% या 72 बोल सकते हो, इतना होता है। पेपेन एक ऐसा पदार्थ है जिसको मतलब पेपेन के अंदर प्रोटीन पाई जाती है, पेप्सिन। और आप सबको पता है कि पेप्सिन क्या है,
एक मेटाबॉलिज्म करती है आपका किसका, प्रोटीन का जो भी आपके मॉलिक्यूल्स है उनका ब्रेक डाउन करती है। तो अगर प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर रहा है पेप्सिन एंजाइम, तो किसके अंदर यूज़ होगा, स्टमक के लिए ही होगा। स्टमक से रिलेटेड जितने भी बीमारियां हो उनसे रिलेटेड हो सकता है ना। अगर आपका पाचन सही तरीके से नहीं हो रहा है तो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए एक मेडिसिन पर्पज के लिए काम में आता है और इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में उसमें अगर क्रोमोसोम नंबर देखें तो 18 है, और विटामिन ए में सेकंड है आफ्टर दैट मैंगो में कितना है 4800 IU, और इसके अंदर कितना रहेगा 2020 इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। और इसके साथ साथ में अगर विटामिन ए की कमी से बहुत सारे डिजीज़ भी होते हैं, जैसे जीरोफिथेलमिया हो गया, या फिर आपको रतौंधी जिसे नाइट ब्लाइंडनेस बोल देते हैं, ये हो गया। तो आपको विटामिन ए इट्स विट रोल फॉर योर आइज़, लाइक बहुत सारे जैसे आंखों में धब्बे वगैरह होते हैं तो विटामिन ए की कमी से ही हो रहे हैं, तो उनके लिए पपाया क्या है, रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। और विटामिन ए अगर आपका पूछा जाए कि विटामिन ए एक्युमुलेशन कहाँ होता है, तो लीवर के अंदर। ये क्वेश्चन है भी याद भी जाता है कि विटामिन ए का जो भी एक्युमुलेशन या संचय जो है, एक्युमुलेशन कहाँ पे होता है, तो लीवर के अंदर होता है उसका। और उसका सेकेंड नाम क्या है, विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनोल। और रेटिनोल से याद रखो रेटिना, ठीक है। तो रेटिना पे इफेक्ट आएगा भी आपकी आंखों पे अगर ये नहीं खाओगे तो। उसके बाद में एडिबल पार्ट मेजोकार्प है, और 3 तरह से ही होते हैं इसके अंदर मेजोकार्प है। प्रोपोगेशन, तो प्रोपोगेशन मोस्टली है सीड से लगाया जाता है इसको, और सीड मतलब बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं। टेस्ट वेट अगर इसका देखें, मतलब 1000 जो सीड है उनका अगर वेट देखें तो 50 ग्राम होगा, ठीक है। और 1 ग्राम के अंदर कितने सीड आ सकते हैं, 20, ठीक है। 20 1 ग्राम के अंदर 20 सीड आते हैं आपके, तभी तो टेस्ट वेट इतना 50 ग्राम हो गया, हल्के रहते हैं बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद में अगर देखा जाए सीड रेट, तो जो डायोसियस है, ठीक है, डायोसियस के अंदर तो रखेंगे अपने ओनली 400 से 500 ग्राम, मतलब हाफ KG मान के चलो डायोसियस में। और जो गाइनो डायोसियस है, तो गाइनो हो गया तो ये मान के चलो एक तो डायोसियस हो गया। तो डायोसियस में तो मैंने बताया था कि यहाँ तो मेल पार्ट रहेगा या फीमेल रहेगा। अब गाइनो है तो कहीं कहीं पे फीमेल भी रहेगी, ठीक है। गाइनो डायोसियस में मेल रहता है, फीमेल ज़्यादा भी रहते हैं, उसके साथ में फीमेल भी रहे, उसको ऐसे बोलते हैं, उभयलिंगी भी बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो इसके अंदर दोनों रहेंगे प्रेजेंट। तो आपको जो रेशियो लगाना होता है ना, जैसे 10:1 लगाते हैं कि अगर 10 प्लांट अगर फीमेल के हैं तो 1 प्लांट मेल पोर्शन फ्लोरिंग के वाले लगाने चाहिए, क्योंकि ये डायोसियस प्लांट है तो उनको इतना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इसकी जो सीड रेट है वो कम भी रखेंगे। तो उसकी कितनी रखेंगे 250 से 300 ग्राम, और उसकी 450 से 500 ग्राम, ठीक है, पर हेक्टेयर। अब येलो पिगमेंट 2-3 वजह से होता है, पर इसमें मेनली कौन सा है, केरिका जैंथिन। और वैसे केरोटीन हो गया, केरोटीन की वजह से कौन सा रंग आएगा आपका, येलो, जैसे कैरेट का होता है ना, केरोटीन की वजह से होता है। और जिनका केरिका जेंथिन हो गया, केरोटीन हो गया, ये वाले जो होते हैं ना, इनमें विटामिन ए मोस्टली देखने को ही मिलेगा आपको, है ना। ये पिगमेंट है, ये फैक्टर करेगा, जैसे टोमेटो का लाइकोपीन के द्वारा होता है, तो इनको भी याद करना है। ये जैसे बहुत सारे चीज़ों में जेंथोफिल के द्वारा हो गया, कद्दू वगैरह के अंदर। तो इसके अंदर कौन सा पाया जाता है, केरिका जेंथिन, इसको नहीं भूलना है, इसको याद कर लेना। ये एक साथ में दे देंगे 2-3, फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी। केरिका जेंथिन, केरिका से याद कर लो, केरिका केरिका। उसके बाद में देखो एंजाइम आपको बताया दिया, एंजाइम पर जो प्रजेंट और डायरेक्ट इसके अंदर वही तो निकल रहा है पेप्सिन, और निकालने की विधि देखेंगे अब आगे। और इसके अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है आपको पता है, तो पेप्सिन, जो ब्रेक डाउन करता है इसका प्रोटीन का हार्डेस्ट मॉलिक्यूल टू ये तोड़ने का काम करेगा, जो भी आपके हार्ड मॉलिक्यूल होंगे। मेनली बात करें तो मेटाबॉलिज्म का काम करेगा, और ये एक्टिव रहते हैं भाई। स्टमक में जितने भी हार्मोन है वो 1.5, क्योंकि एसिड नेचर हो रहता है ड्यू टू HCl अपने स्टमक का। इसके अंदर कार्पिन भी पाया जाता है,
कारपेन के अंदर यूज़ क्या किसके अंदर करते हैं? एक तो डायूरेटिक, जिनके थोड़ा यूरिन वगैरह रिलीज की प्रॉब्लम होती है उसके लिए, और दूसरा हार्ट स्टिमुलेटर। हार्ट स्टिमुलेटर मतलब बीपी को कंट्रोल करने का काम करेगा ये, ठीक है, ब्लड प्रेशर को थोड़ा मेंटेन रखिएगा, और इस वजह से हार्ट के जितने भी डिजीज़ हैं, बीपी मतलब हार्ट स्टिमुलेटर ड्रग्स जो होती है वो बीपी को मतलब इम्प्रूव करने के लिए, थोड़ा ज़्यादा बढ़ाने के लिए होती है, जिसकी लो हो रही है उसकी, ठीक है, मेंटेन करता है उसके बाद में आपका ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक, एक्टिव रहे आपके जो भी बॉडी है उसके लिए। तो ये हार्ट स्टिमुलेट में भी काम आ रहा है। और इसके बाद में थर्मोसेंसिटिव है। थर्मोसेंसिटिव मतलब ये कि बहुत कम अगर टेम्परेचर है उसके प्रति भी सेंसिटिव, मतलब वो से तो बहुत ज़्यादा इसको हार्मफुल है ही, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा है, मतलब ड्यू टू मेजर हार्म फ्रॉम वो पाला जो पड़ता है उससे सबसे ज़्यादा इसको हानि हो रही है। तो या तो फिर ज़्यादा है या फिर बहुत कम है, तो दोनों के प्रति ये क्या दिखाता है? सेंसिटिविटी दिखाएगा। और ससेप्टिबल वाटर लॉगिंग, तो वाटर लॉगिंग जैसे ये प्लांट है, नर्सरी में अगर प्लांट को ज़्यादा पानी अगर पास में आ गया, इसको कौन सा डिजीज़ हो जाता है? डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ किसकी बीमारी है? तो नर्सरी की बीमारी है पपैया के। और इसके बाद में आपके बाद में रोट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों बीमारियां ही हैं, वो आपको ध्यान में देनी है, ठीक है। तो इसमें अगर पानी ज़्यादा आप लगा दोगे नर्सरी में, या फिर पानी के प्रति ये सेंसिटिव दिखाएगा। आप ड्रेनेज सिस्टम है आपका वो गुड ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं रहेगा तो फिर वही बात है, हानि ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें ये वाटर लॉगिंग के प्रति सेंसिटिव दिखा ही रहा है। और इसके बाद में देखो, इसके बाद में सीड वाइबिलिटी 45 डेज की रहती है इसकी सीड वाइबिलिटी। इतने मतलब क्वेश्चन क्या पता, कुछ पूछा तो नहीं अभी तक, आ भी जाए इसलिए मैंने राइट कर दिया है। तो सीड वाइबिलिटी ध्यान में रखना है 45 डे पपैया की। ये इम्पोर्टेंट भी हो सकती है, क्या पता आ जाए या फिर नहीं आए, ये तो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। और इसके बाद में मेल एंड फीमेल का रेशो देखो, आरबीसी के अंदर ऐसा बोला गया है कि 100 प्लांट पे, ठीक है। आपका ये इसमें तो ये बोल रहे हैं कि अगर 10 प्लांट उनके हो, अगर 10 प्लांट आपके फीमेल के हैं तो 1 प्लांट मेल के, ये सारी बुकें ये रिकमेंड कर रही है। पर इंट्रोडक्शन टू हॉर्टिकल्चर एन कुमार ये वाले बोल रहे हैं कि 10 प्लांट पे नहीं, 10 प्लांट की यहाँ पे जरूरत नहीं है तो 10% है, 20 प्लांट पे 1 प्लांट की जरूरत है ना। तो इसमें तो यही रहेगा कि 10:1 हो गया, उसमें 20:1 दिखाती है, ये आरबीसी का रही है, ये तो बोल रहे हैं 10% होनी चाहिए। और बाकी ये बुक आरबीसी वाली ये बोल रही है 5% होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से करना है फिर आपको। दोनों याद रखो, मेजरली 1:10 ही आप डेट फॉर्म में यूज़ करते हो, 1:10 ही यहाँ पे। अगर 1:20 भी है तो भी चलेगा, इसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों आरबीसी वाले बुक में दिया हुआ है कि 5% होना चाहिए, मतलब 5% रिकमेंड करते हैं, इतने मेल प्लांट जो होने डायोसिस जो वेराइटी है उसके अंदर होने ज़रूरी है, क्योंकि मे बिना रिप्रोडक्टिव कैसे होगा अगर मेल प्लांट नहीं है तो। उसके बाद में देखो, सीड इनक्लोज बाय सर्कोटेस्टा, आपने कभी मोस्टली सभी खाते हैं तो देखा होगा आपने, मतलब जिलेटिन लाइक ऊपर सा होता है, लेयर चिपका चिपका सा रहता है, तो वो प्रिवेंट करता है जर्मिनेशन के लिए। तो इसके ऊपर सर्कोटेस्टा पाया जाता है, फाउंड मिलता है इसमें पपैया के अंदर, ठीक है। ये वाले जैसे ये सीड हो गया, इसके ऊपर मतलब ऐसे थोड़ा सा जिलेटिन लाइक स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद में मोस्ट हार्म ड्यू टू फर्स्ट, हाँ, तो ये जो ब्रोस्ट होता है उसके पाले के अंदर सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, इसके लिए सबसे ज़्यादा तो पपाया के अंदर है। फिर उसके बाद में आपका एनोला आंवला के अंदर देखा जाता है, और फिर आपका गुआवा के अंदर। तो तीनों को ही ये मतलब बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट दिखाता है, तीनों जो भी आपके हॉर्टिकल्चर ग्रुप है। तो सबसे ज़्यादा पपाया पे, फिर आंवले पे, और फिर गुआवा के ऊपर। फिर जैसे फ्रोस्ट अगर पाला हो गया तो इसके लिए ट्रीटमेंट किया जाता है, ये कंसनट्रेटेड जो आपका H2SO4 है इससे, ठीक है। और अगर इरिगेशन भी कर सकते हैं
अगर हमें पता चल जाए कि हाँ 1-2 दिन में पाला या फिर पहले नाइट ही की जाती है ये तो। और ये तो मैं नहीं कहूँगी कि इसकी रिकमेंडेशन ज़्यादा करनी चाहिए, अपने फार्मर लोग इसका अपनाते भी नहीं है। इरिगेशन कर लो या फिर उससे पहले कोई स्ट्रो वगैरह वहाँ पे है, कोई रो स्ट्रो है ग्रासेस वगैरह का, वीड वगैरह का, तो उनको बर्न करके इसका थोड़ा सा धुआं मतलब कर देना चाहिए, है ना। तो उससे भी आपका लिए ये सही रहेगा फोक के लिए। उसके बाद में फ्रूट टाइप बेरियाँ सर, जिनके गुच्छे लगे हों, तो उनमें मैक्सिमम क्या बेरी बोलते हैं उनको, जैसे बनाना हो गया आपका, है ना, आपने देखा होगा गुच्छे में लगता है। चीकू, और आपका ये टोमेटो, सॉरी पोटैटो, ये भी नीचे गुच्छे में ही लगता है। तो इन सब का क्या है बेरी, और इसको क्या बोलते हैं सर्स भी बोलते हैं। इसके बाद में टेम्परेचर की बात करें तो आरबीसी के अंदर आपका दे रखा है 15 टू इतना 15 to 50। बट अगर बात किया जाए अदर जो स्टैंडर्ड बुक है उनके अंदर कितना है 30 to 38 डिग्री सेल्सियस। तो आप अगर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वगैरह में क्वेश्चन आ रहा है और ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है तो आप रेफर करो, क्योंकि रीट वगैरह भी लग सकती है इनसे। अगर ऐसे जनरली आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कोई भी अदर कंपटीशन एग्जाम में तो 30 से 38 है तो ये भी टिक करो, तो मतलब इस वाली रेंज के बीच में ही आ रहा है ना ये। तो टेम्परेचर वाले क्वेश्चन ऐसे नहीं हो सकते कि 30 to 38 भी दे दिया और 15 to 50 भी दे दिया, तो मतलब ये इसके बीच की रेंज भी तो है ना ये। पर ये पूछ सकता है मिनिमम टू मैक्सिमम, तब यहाँ पे आप टिक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर इतना रहता है, मिनिमम इतना रहेगा, ठीक है। इससे नीचे जाएगा तो भी इसके मतलब हार्मफुल इफेक्ट दिखाया, इससे ऊपर जाएगा तो भी हार्मफुल इफेक्ट दिखाना शुरू करेगा, ठीक है। और वो चीज़ें अपन आगे भी देखेंगे ये कैसे पहुँचाएगा। जैसे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है ना तो जो आपकी फीमेल है वो स्टाइल होने लग जाती है, फीमेल जो फ्लोर होते हैं तो इनको भी बोलते भी हैं, जैसे कैरियोप्लोइडी इसके अंदर पाई जाती है। तो उसी वजह से होती है कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर फीमेल फ्लोर कन्वर्ट इनटू स्टाइल फ्लावर्स, तो वही बात है फिर नेगेटिव इफेक्ट आएगा इसके ऊपर। टेम्परेचर आ गया, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ही है, 3 तरह के क्लाइमेट होते हैं अपने, तो जो ऊपर वाले टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रह रही हो, ठीक है। टेम्परेचर तो वही मतलब जहाँ पे आइस वगैरह आपके देख लो आइस बर्फ वगैरह है, ऊपर वाला ठंडा इलाका। सब ट्रॉपिकल में अपने मिड वाले आ जाते हैं, जैसे यूपी वगैरह आ गया, राजस्थान वगैरह आ गया, ठीक है। और ट्रॉपिकल में जहाँ पे ये नहीं है कि बारिश नहीं, बारिश हो रही है पर गर्मी ज़्यादा है, उसमें आप समझ सकते हो वेपराइजेशन होने से यहाँ पे गुम्बस क्या है ज़्यादा डेवलप होगा, तो उस तरह से ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये ज़्यादा रहेगा, क्योंकि फर्स्ट से तो वैसे भी इसको हानि हो रही है। उसके बाद में लोम चाहिए सॉइल, वैसे तो मैटर नहीं करता कोई सी भी, पर लोम है वो मोस्टली प्रेफर की जाती है, जिस तरह से मैंगो के लिए डिप लोम थी उसी तरह से। तो लोम है और ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, ड्रेनेज की वजह से भी अगर डिजीज हो रहा है तो ड्रेनेज तो आपको अच्छा रखना ही पड़ेगा इसके अंदर। और इसके बाद में बात करें तो नर्सरी प्रिपेयर करेंगे फरवरी मार्च के अंदर और प्लांटिंग कर देंगे, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे जुलाई अगस्त में, और स्टोरेज करते हैं 9 से 10 डिग्री सेल्सियस, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है इसका स्टोरेज करने का, इतने पे ही करेंगे। और यील्ड की बात करें तो 60 to 75 टन ये है, पर एनसीईआरटी में कितने दे रखी है, आरबीसी में सॉरी 90 क्विंटल, ये रॉन्ग है, इतनी कम नहीं कर सकते हम। मतलब हो सकते हैं कि 90 मतलब कुछ टीएनयू की कुछ वैरायटियां हैं जी जो 90 टन मतलब 90 टन तक उनका प्रोडक्शन है, बट ये 90 क्विंटल दे रहा है, इसका मतलब तो 9 टन हो गया, पर इतनी कम तो नहीं है इसका प्रोडक्शन। आफ्टर दैट बनाना ये सेकंड, ये हाईएस्ट इसकी प्रोडक्टिविटी है, तो हम इतना कम तो नहीं है, वो रोंग है वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में सेल्फ लाइफ है उसकी 3 मंथ है सेल्फ लाइफ। इरिगेशन समर के अंदर, समर में आफ्टर वीक दे देते हैं 7 दिनों के बाद में,
और अगर विंटर है तो आफ्टर फोर्टनाइट, मतलब 15 दिनों के इंटरवल के बाद में दिया जाता है, फोर्टनाइट के बाद में। अब जैसे जिब्रेलिक एसिड का ये यूज़ किया जाता है इसके में GA3 का। तो GA3 50 ppm यूज़ किया जाता है मेल फ्लोर्स को इंक्रीज करने के लिए, और टीबा का यूज़ किया जाता है फॉर फीमेल फ्लोर्स को इनका ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड। तो जैसे मेल फ्लोर को बढ़ाना है ना आपको, तो आप GA3 जिब्रेलिक एसिड का फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। टीबा ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड ये जो है ये एज ए हर्बिसाइड भी यूज़ होता है, पर इसका जैसे 2,4-D होता है ना, 2,4-D इसका भी एक हार्मोन 20 ppm तक हार्मोनल इफेक्ट दिखाया जाता है इसके द्वारा भी। तो इसी तरह से इसका 100 ppm है, तो फीमेल जो फ्लोवर है इनको इंक्रीज करता है, और इसके साथ में मेल जो फ्लोर होता है उनमें स्टाइल कर देता है इनको। तो वही बात होगी, फिर इनका रेशियो बढ़ जाता है। इसके बाद में पेपेन ड्राइड किया जाता है, मतलब आर्टिफिशियली अगर कंडीशन इसको प्रोवाइड करवाएंगे, ये आर्टिफिशियल होगा, ठीक है। अगर आर्टिफिशियली बात करें तो टेम्परेचर रहेगा इसका 50 to 15 डिग्री सेल्सियस, और आपका RBC में कितना दे रखा है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इसका मतलब 37-38 रह गया। तो इसमें जैसे अनिल कुमार बुक्स के अंदर 50 to 55 डिग्री सेल्सियस है, ये इंस्टेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में भी ये डेटा है, लगभग डेटा 50 to 55 बता रहे हैं, तो ये लिखो। अगर आपके क्वेश्चन आ ही रहा है जैसे राजस्थान के कोई एग्जाम यार, तब ये डेटा लिखो आप। अगर ये डेटा दिया प्रोवाइड करवाया गया तो इस पर टिक कर दो, आपका क्या जा रहा है, गलत है या सही है। पर कल को अगर कोई रीड वगैरह राइट इन्फॉर्मेशन वगैरह आप डालते हो तो कम से कम बेनिफिट तो मिले, कम से कम बुक में दिखाने माने या ना माने आगे। तो इसी को जनरली आपको याद रखना है। और प्रिजर्व करने के लिए 0.5% पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का यूज़ किया जाता है। ये SO2 रिलीज़ करेगा, इससे आप कलरलेस जो भी कलरलेस आपका प्रिजर्वेशन आइटम होते हैं उनके लिए किसका यूज़ करेंगे, KMS का करेंगे स्टोर करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर SO2 निकलेगी तो वो कलर उसका फेड कर देगी, है ना। तो इसके लिए KMS यूज़ करते हैं, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड 0.5%। इसका होता कितना है 1 हेक्टेयर में प्रोडक्शन, 250 से 350 मान सकते हो, पर 375 kg अगर दिया हुआ है तो इतना याद ही कर लो। पर CO5 वैरायटी में ये हाईएस्ट है भाई, ये याद रखना है। CO5 में 1600 kg तक पर हेक्टेयर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं पेपेन। एक बात रखना, जिनके पेपेन ज़्यादा होता है उनको ऑर्डर वगैरह इफेक्ट ये दिखाता है, ये इसके अंदर CO5 के अंदर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। CO5 में सबसे ज़्यादा मिलता है पेपेन, इंपॉर्टेंट वैरायटी है। को मतलब TNU से निकली है, TNAU कोयम्बटूर से, और जितने भी को लग रहा है वो वहाँ से निकल रही है। जिनके बियर का निकल रहा है YI HR हसरघाटा बेंगलोर से निकल रही है। तो इसके बाद के अंदर कौन सी है, क्लस्टर थिनिंग ज़्यादातर किस में की जाती है, ग्रेप में की जाती है, ताकि ये गुच्छे में जिनमें फ्रूट्स आते हैं तो इनको थोड़ी सी जगह मिल जाए, स्पेस मिल जाए। इसके अंदर क्या होगा, फ्रूट का शेप ज़्यादा बड़ा हो जाए, ठीक है, अच्छा दिखे। इसीलिए बीच बीच में 50% अगर आपके फ्लोरिंग हो रही है उस टाइम पे इसका छिड़काव कर देंगे जिब्रेलिक एसिड का, कितना 40 ppm। तो क्लस्टर थिनिंग इंपॉर्टेंट है किसके अंदर, एक तो ग्रेप के अंदर जिनमें आपको जगह नहीं मिल रही, जिनमें गुच्छे के अंदर फल आ रहा है, ठीक है, उनके लिए की जाती है। तो मेनली ग्रेप में की जाती है और इसके अंदर भी की जाती है क्लस्टर थिनिंग, मतलब विरलीकरण, थोड़े थोड़े बीच में से कम कर देना उनको, ताकि जो फ्रूट बने उनको स्पेस ज़्यादा मिल जाए, ठीक है। जैसे भीड़ हो जाएगी तो स्पेस नहीं मिलता ना, वो वाली बात होती है, थिनिंग करनी होती है, इनको हटा दो बीच में से। तो 50% फ्लोरिंग के टाइम पे ये किया जाता है। इसके बाद में स्पेसिंग 2x2, सभी को पता है। मेजर वाले में कितना रखते हैं 10 से 10, जिनकी कैनोपी ज़्यादा हाई रहती है। मिड कैनोपी के अंदर कितना 5x5, और ये इसकी कैनोपी कम ही रहती है तो 2x2। पर इसके अंदर भी देखो पूसा आना है, उसके अंदर ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग है, मतलब USDB अल्ट्रा हाई डेंसिटी तो नहीं, हाई डेंसिटी प्लांटिंग की जाती है इसकी। तो 1.25 से इंटू 1.25 रखते हैं इसकी पूसा नना की। और इसमें प्लांट कुछ मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा यूनिक उनका याद कर लिया करो। तो 6400 प्लांट आएंगे पर हेक्टर के अंदर, ठीक है। इसके बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर पपाया कब, 16वीं सेंचुरी में। दोनों बुक्स यही बोल रही हैं, एस एन गुप्ता भी यही बोल रहे हैं, एन कुमार वाले भी यही बोल रहे हैं। कुछ नोट्स भी है कोचिंग के, वो भी ये बता रहे हैं
पर आपकी आरबीएससी में कितनी है? 17th सेंचुरी। आप कौन सा याद रखो, इट डज नॉट मैटर। अगर आए तो मैंने वही बताया कि आरबीएससी को भी फॉलो करो। तो वैसे 16 में किया गया था, और इनमें अगर आपके 17 दे ही रखा है तो क्या पता उनकी मिस्टेक भी हो सकती है। बुक्स के अंदर बहुत सारी मिस्टेक है। मेटाजीनिया। अब देखो मेटाजीनिया क्या होता है। एक तो होता है जीनिया। जीनिया तो पाया जाता है मेज के अंदर। अब क्या है, ये जब आपके पोलिनेशन होता है ना उसी टाइम का है। अब देखो ये इसके लिए आपको समझना पड़ेगा एम्ब्रियो सैक के बारे में। तो इसमें 3 सेल होती है ऊपर, 3 नीचे की तरफ होती है। इनको क्या बोलते हैं? एंटीपोडियल सेल। इसमें से एक तो हो गई एक सेल, और 2 क्या हो गई? सिनरिज्ड सेल। ठीक है, सिनरिज्ड सेल बोलते हैं इनको। ये हो गई एक एक सेल हो गई। बीच में आ गया न्यूक्लियस, इसमें 2 हो गया। तो ये आपका न्यूक्लियर रह गया। ठीक है, न्यूक्लियस। अब क्या होगा, जब यहाँ से पोलन आ रहा है, उसमें इसके स्पर्म आएंगे, तो इसमें से 2 होगा, 2 न्यूक्लियर रहेगा। तो एक तो किसके साथ में फर्टिलाइज होगा? एक के साथ, और एक इसके बीच वाले में, जो ये आपका न्यूक्लियस है। और यहाँ पे ये पहले से ही बाइनरी फ्यूजन इसका हो रहा है, फिर ये क्या बना लेगा? ट्राइप्लॉइड बना लेगा, क्योंकि अब इसमें कितने न्यूक्लियाई है? 3 हो जाएंगे। और ये पार्ट क्या बनता है आपका? एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म बनता है। तो इसके जो जीन है, जो आपके पोलन है, इसके यहाँ पे पोलिनेशन जो हुआ है, और यहाँ पे जो ये न्यूक्लियाई आया है मेल पार्ट से, ठीक है, ट्यूब से, तो इनका जो जीन है ना, ये इफेक्ट डालेगा एंडोस्पर्म पे। तो जिन जिन चीज़ों में एंडोस्पर्म से कोई भी चीज़ बनेगी, जिस प्लांट में या फिर क्रॉप के अंदर, सीड या फिर कोई फ्रूट हो, तो उस पर ये इफेक्ट डालेगा। तो ये आपने बताया मेज के अंदर 3 पार्ट हो गए, टेस्टा, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म तो ये मेज़ में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मेज़ के अंदर क्या होता है, आपकी जो कोब होता है ना, उसके अंदर आपको मल्टीपल कलर देखने को मिलेंगे, रंग बिरंगे से। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा कई बार पिंक करे से, वो एंडोस्पर्म के इफेक्ट से। तो वो उसको क्या बोलते हैं? जीनिया। वो ड्यू टू जीनिया होगा। ठीक है, और जीनिया को सबसे पहले फोक ने डिस्कवर, ये टर्म दी थी, कब दी थी? 1881 के अंदर। टर्म पूछे या ना पूछे, एग्जाम्पल पूछ सकता है, याद रखना, और इसमें तो है ही इंपॉर्टेंट। अब देखो मेटाजीनिया, सॉरी फॉर राइटिंग। तो मेटाजीनिया के किसके अंदर है? सबसे ज़्यादा डेट पाम में देखने को मिलता है, और ये इसके अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो अब समझो, जैसे वही बात हो गई, ये 3 सेल ऊपर हो गई, 3 नीचे, और बीच में ये। ठीक है, तो अब ये जो आएगा आपका सब आ रहा है पोलन से, तो ये जब आएगा तो ये इस पार्ट पे इफेक्ट ना करके, इन पे इफेक्ट ना करके, बाहर जैसे पेरिकार्प हो गया, है ना, टेस्ट हो गया, इन पे इफेक्ट करे बाहर वाली साइड पे। तो इस पे इफेक्ट करेगा, तो जैसे पेरिकार्प पर बनेगा, तो ये सेल वॉल बनेगी फ्रूट की, ये तो मान सकते हो, क्योंकि ये किस में चेंज हो सका है? एंडोस्पर्म में होगा। एंडोस्पर्म तो क्या करवाएगा? इसको फीड करेगा, किसको? आपको, एम्ब्रियो को। और इससे एक सेल से एम्ब्रियो बन ही जाएगा। इसको ये मतलब जो भी फीड की, जो भी न्यूट्रेंट वगैरह आपको प्रोवाइड करवाता है एंडोस्पर्म। और बाहर वाले टेस्टा वगैरह किस पे कन्वर्ट हो जाएंगे? आपके पेरिकार्प, जैसे आपकी फ्रूट वॉल, फल बीती बोलते हैं जिसको, इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो होता है मेटाजीनिया में, ये फ्रूट के ऊपर वाली शेप के ऊपर इफेक्ट दिखाया है। तो इससे क्या है, थोड़ा कलर चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकती है। ठीक है, जैसे आपने रेट फार्म में देखा होगा, अलग अलग डिफरेंट टाइप के कलर आपको देखने को मिलते हैं, थोड़े ब्राउन, डार्क ब्राउन, है ना, येलो भी, से कलर मिलने देखने को मिलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? मेटाजीनिया। अब देखो, ये पॉलीगैम्स बता ही दिया, है ना, और कार्पेलोइडी भी ड्यू टू हाई टेम्परेचर हो रहा है, ये भी देख लिया आपने। इसके बाद में डायोसियस। डायोसियस तो है ही ये, और इसकी डायोसियस में वैरायटी देखें तो वही बात है, इनको 1 2 6 5। और बस इसके बीच में देखो,
जैसे आप याद कर रहे हो 1 2 और 6 5, नहीं 5 6 कर लेते हैं ना, 1 2 5 6, और एक बीच में 3 और रहेगी, इधर 7 है ना। तो ये 3 और 7 है ना, ये तो आएगी आपकी गानोडाइसिस में, और ये इंपॉर्टेंट है, मतलब एक जैसी वैरायटी है, ये इंपॉर्टेंट रहती है, क्या कंफ्यूज भी बहुत तो रहता है, इनमें कन्फ्यूजन रहेगा आपके, तो ये याद कर लेना इनको ज़्यादा। को 1 2 6 5, और ये देखो इसमें है ना, तो ये इधर याद करना है, को 3 और 7, और इवन को लेके भी कर सकते हो, बट नहीं वैसे ही शूट रहेगा आपका। तो को 1 2 6 5 ये डायबिटीज में आएगी। पूसा जान जो है टूटी फ्रूटी बनाने के लिए, आपको पता है पपाया से सबसे ज़्यादा टूटी फ्रूटी जो आइसक्रीम के ऊपर आप खाते रहते हो ना टूटी फ्रूटी, तो वो पपाया से बनती है, न्यूट्रिशन वैल्यू भी उसकी अच्छी रहती है। तो वो एक ये विंड जो ब्रेक लगाते हैं, जो आपकी वेस्ट टू ईस्ट वेस्ट जो हवाएँ चलती हैं ना ज़्यादा, उनके लिए, तो उसके लिए भी सही है, मतलब ये थोड़ी क्या है मजबूत रहती है वैरायटी, तो इसके लिए पूजा जांट है। और एक टूटी फ्रूटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूजा जांट से बनाई जाती है। रेनबो सनअप, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है रेनबो सनअप, विसिडाइसिस में आएगी। पूसन्ना, पूसन्ना तो आपने देख लिया एक्सट्रीम डवार्फ है, इसीलिए तो ये अल्ट्रा डेंसिटी प्लांट में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, हाई डेंसिटी प्लांट। एसडीपी के लिए कौन सी, पूसा नन्हा, ये यूज़ की जाएगी आपकी, और इसकी स्पेसिंग याद रख लेना आप कितनी रखी जाती है। इसके बाद में देखो म्यूटेंट भी है ये, और पंजाब स्वीट हो गई, हथरस गोल्ड हो गया, सनी बैंक हो गया, है ना। हथरस गोल्ड किसके द्वारा, जो हथरस ये गोल्ड है ये किसके द्वारा डेवलप की गई थी, डॉक्टर जेडी होम मेयर, ठीक है। तो जेडी हो गया, इतना तो नहीं पूछेंगे, इतना कौन सा हाई लेवल का एग्जाम है। और फिर सनी बैंक आ गई, बेटी पिंक, पिंक फ्लैश स्वीट है, ये इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा स्वीट है वैसे तो। को 7 में भी मतलब आप देख सकते हो 14 to 16 ब्रिक्स, ये एन कुमार में दिया हुआ है कितनी टी ब्रिक्स पाया जाता है, ये शुगर वैल्यू को भी डिनोट कर रहा है, मतलब जितनी ज़्यादा होगी उसमें स्वीटनेस ज़्यादा आएगी, तो ये को 7 में भी ज़्यादा ही है। और अगर आपसे वैसे तो पिंक ये फ्लैश स्वीट है, इसमें ये ज़्यादा स्वीट रहती है, आपने कभी खाई भी होगी अगर देखा भी होगा, तो ये ज़्यादा स्वीट है, ठीक है। फिर गायनोडायोसिस में पूसा डेलीसियस इंपॉर्टेंट है, और इनसे मतलब यही है कि पेन वगैरह ज़्यादा मिलता है। ताइवान रेड लेडी, ये खून जैसा मतलब ब्लड कलर रहता है इसका, ताइवान रेड लेडी का। सनराइज सोलो हाईएस्ट कैरोटीन इसके अंदर पाया जाता है, तो हाईएस्ट कैरोटीन है तो विटामिन ई का सोर्स भी रहेगा सनराइज सोलो। येलो भी कलर रहेगा, इसमें ओनली फीमेल जो फ्लावर होते हैं वो रहते हैं, ओनली फीमेल रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में कुरुग हनीड्यू, इसको सिलेक्शन किया गया था मधु बिंदु से, ठीक है। और को 37 आ गया, अर्का सूर्या, अर्का प्रभात, या अच्छा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर रिसर्च है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, IIHR असरगटा बेंगलोर, अर्का सूर्या और अर्का प्रभात वहाँ से रिलीज़ की गई, अर्का वाली तो वहीं से ही रिलीज होती है, ठीक है। और इसके अलावा कौन सी रह गई, हाँ वैरायटी तो अलग से ही मेंशन करूँगी मैं एक पेज के अंदर, सबको यहाँ पे किया नहीं गया। और इसके साथ ये अपना पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।